बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 5 अनुवांशिकी का ही भाग 3, जिसमें इससे पहले अपन पढ़ चुके थे मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, कि किस प्रकार से संकरण करा जाता है और कौन कौन प्रभावी रहते हैं और अप्रभावी। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड लॉ है जिसे इसे सेकंड लॉ ऑफ मेंडल भी कहा जाता है। सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, तो इसको दो नामों से भी जाना जाता है, युग्मकों की शुद्धता, कारकों के पृथक्करण का नियम या वियोजन का नियम। ये घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि मेंडल के दूसरे नियम को समझाइए, या युग्मकों की शुद्धता को समझाइए, कारकों के पृथक्करण, या एक और नाम है इसका वियोजन का नियम। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा मैं कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। कि किस प्रकार से कि युग्मक बनते समय दोनों में एक जनक है, उसमें से दोनों अलग अलग निकल जाते हैं और युग्मक बना लेते हैं। इसे मेंडल का दूसरा नियम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से उदाहरण सहित समझ सकते हैं। जैसे एक अपन ने पौधा लिया कैपिटल टी यानी लंबा पौधा। ये कोई सा एक लंबा पौधा है, ठीक है। कैपिटल टी क्यों लिया? कैपिटल है मतलब कैपिटल मतलब पहले भी सी का टी है, तो कैपिटल टी एक ये पौधा हो गया, जनक हो गया। फिर दूसरा भी पौधा लिया अपन ने स्मॉल टी, ये होगा बोना पौधा, ये होगा लंबा पौधा। या बात की जा रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना या पृथक होना। तो जब इसके ये जनक है, जनक मतलब जो संतान उत्पन्न करे, ये जनक है। तो ये इसमें किस प्रकार से, अब ये दो टी है इसमें, दो टी इसमें, तो जब युग्मक बनेंगे, युग्मक यानी जैसे पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी और मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु। तो इस प्रकार से इसमें पौधे की बात कर रहे हैं, तो नर युग्मक बनेंगे। युग्मक बनते समय ये दो टी है, तो दोनों के दोनों टी अलग अलग हो जाते हैं। दो टी है, एक टी ये हो गया, एक टी यह हो गया। स्मॉल टी में इसमें भी दो प्रकार से युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर आगे चलते हैं। तीसरा नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे इंग्लिश में से इस प्रकार से कहा जाता है स्वतंत्र मतलब होता है अपने आप में स्वतंत्र, किसी दूसरे युग्मक या किसी दूसरे कारक पर निर्भर नहीं करता। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण करा जाए, दो अलग अलग लक्षण क्या होगा? इससे पहले बात की थी लक्षण मतलब एक कोई लक्षण, जैसे लंबा पौधा है तो एक लक्षण लंबा पौधा है और उसके साथ गोल बीज है, एक तो लंबा होगा और फिर गोल है, तो ये दूसरा लक्षण हो गया। तो जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, तो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं कि किसी दूसरे उस पर डिपेंड नहीं करते। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसको और समझ लेते हैं उदाहरण सहित। किस प्रकार से, जैसे मैंने एक ये लिया है कैपिटल R, कैपिटल Y। अब कैपिटल R किसको प्रदर्शित कर रहा है? गोल बीज। किसको? गोल बीज। Y किसको कर रहा है? पीला बीज। बीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल R मतलब गोल, कैपिटल Y मतलब पीला। ये दो लक्षण हो गए, एक तो गोल है और एक पीला है, दो लक्षण हो गए। फिर यहाँ बात करते हैं स्मॉल r, स्मॉल y। यहाँ भी दो लक्षण लिए। ये स्मॉल r किसको प्रदर्शित कर रहा है? झुर्रीदार, मतलब गोल बीज नहीं है, उनमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं झुर्री या पूरे तरह से कहीं झुके हैं या उसमें कट है।
स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हरा। ठीक है, ये दोनों आपस में जब इन दोनों को आपस में संकरण कराए तो किस प्रकार से बनेगा, इसका युग्मक बन के किस प्रकार से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, या स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों इस प्रकार से मिले तो किस प्रकार का पौधा बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब कि जो पौधा अपना दो संकरण कराने पर पौधा किस प्रकार से बना अपना पौधा, गोल बीज तथा पीला बीज, दो लक्षण हो गए। तो ये लास्ट में ये इस प्रकार से बीज बना। फिर आगे चलते हैं, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम मतलब है उल्टा। कि व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, 2 नंबर में प्रश्न आता है हमेशा। प्रतियोगी परीक्षा में भी ये आते हैं प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न आता है। क्या होता है, जनक के नर व मादा के फेरबदल, मतलब मादा के जो जनक है, नर और मादा के फेरबदल करके मेंडल ने भी संकरण कराया। जनक के जो नर और मादा दोनों को आपस में बदल दिया ये इस प्रकार से, तो उसे क्या हो गया, संकरण कराया, तो उसे क्या कहा गया, व्युत्क्रम संकरण। फिर अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बैक क्रॉस इंग्लिश में आता है। बैक क्रॉस या पूर्वज या प्रतिप संकरण क्या होता है, तो पूर्वज या प्रतिप संकरण को समझ लेते हैं। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान कि मतलब दो जनक हैं, उनके आपस में क्रॉस कराया और जो संतान प्राप्त हुई F1, एक पीढ़ी हो गई, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1 संतान का पुनः उसके पूर्वजों से जो संतान होगी उसका किसी नर या मादा जनक से क्रॉस करवाया जाता है, संकरण कराया जाता है, तब इसे पूर्वज संकरण कहा जाता है। ठीक है, पूर्वज या प्रतिप संकरण। ये तो अपन ने देखा था मेंडल के नियम कि कुछ मेंडल ने मुख्यतः तीन नियम दिए हैं। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, फिर है स्वतंत्र अपवहन का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ये 3 नियम मेंडल ने दिए। बस जरूर थोड़ा है कि सभी पौधे या सभी जीव मेंडल के ही नियम माने या उसके अनुसार ही चले। तो मेंडल के से कुछ अलग होकर जो कुछ इस प्रकार से संकरण होता है या संतति उत्पन्न होती है तो उसे कहा जाता है मेंडल के अपवादवाद। क्या कहा जाता है उसे, मेंडल का अपवाद। अपवाद मतलब कि जो अलग थलग जाता हो। मेंडलवाद के अपवाद निम्न है कि इससे मेंडल से हटकर कुछ क्या क्या जाता है वो समझ लेते हैं। 3 प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। ये भी पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो पहला है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट या अपूर्ण से मतलब समझते हैं आधा। किस प्रकार से, इसके अनुसार F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी न होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है। मतलब जब संकरण करा जाता है, इसमें अपन उदाहरण देखें कि जब कोई जनक और दूसरे 2 जनकों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसमें ना कोई भी प्रभावी नहीं रहता, अप्रभावी नहीं रहता, तो मध्यवर्ती परिणाम होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 4 o'clock प्लांट है। 4 o'clock मतलब ये एक ऐसा पौधा है कि सुबह 4 बजे इसमें पुष्प आते हैं। मेरापिलिस जलापा, ये उदाहरण है किसमें कि एक लाल कलर का पौधा है और एक सफ़ेद कलर का पौधा है। ठीक है, इन पुष्प के पादप को संकरण कराने पर जब लाल पौधा और सफ़ेद पौधा का क्रॉस करवाया अपन इस प्रकार पादप का संकरण करने पर, तो F1 जो संतान उत्पन्न हुई वो कैसी हुई, गुलाबी। मतलब जैसे अपन ये समझ लेते हैं R, कैपिटल R, यह होगा लाल पौधा, ये लाल फूल। फिर ये होगा स्मॉल R, ये कैपिटल R तो बता लाल फूल, स्मॉल R बता सफ़ेद फूल। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया तो जो संतान उत्पन्न हुई ये,
तो ये क्या हुए, तो ये जो इसमें आधे इसके गुण आधे इसके गुण, मतलब कि आधे मतलब प्रभावी कोई नहीं है, तो तीसरा ही अलग प्रकार का उत्पन्न हुआ, तो जिसे कहा जाएगा गुलाबी, जिससे गुलाबी बना उसे कहा गया अपूर्ण, मतलब न ये प्रभावी रहा न ये प्रभावी रहा, तो तीसरा ही कोई मिला जिसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। या और उदाहरण देख लेते हैं, मीठी मटर का भी एक उदाहरण है, और स्नैपड्रैगन, इनका आपस में संकरण कराया जाए तो तीसरा अलग गुण मिलता है। फिर है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस में क्या होता है, इसमें दोनों जनकों के जो दो जनक हैं, कोई भी दो जनक है, मतलब कि कोई एक जनक अपन मान लेते हैं कैपिटल आर, ये एक जनक हो गया, एक स्मॉल आर ये एक जनक होगा, दोनों अलग अलग जनक हैं, क्या है दोनों का आपस में क्रॉस है, तो आधे इसके लक्षण और आधे इसके लक्षण, दोनों के लक्षण क्या है, F1 पीढ़ी में संतान के रूप में संतान के ऊपर दिखते हैं। मतलब कैसे, दोनों के लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। यदि लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया जाता है तो संतान कैसी होती है, चितकबरी। जैसे कुछ भेड़ भी आपने देखी होगी, तो उसमें सफ़ेद के ऊपर कुछ काले काले धब्बे रहते हैं, तो वो क्या है, दो अलग अलग जनकों की उत्पन्न संतान है, चितकबरी जानवर भी देखेंगे, कुत्ता भी इस प्रकार से दो अलग अलग कलर उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या है, दोनों जनकों के आधे आधे लक्षण प्राप्त होता है, तो चितकब्र उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है सहप्रभाविता। धन्यवाद। इसके आगे अपन आगे फिर पढ़ेंगे। इसका एक और है मेंडल अपवादवाद का, एक और है जिसका अपन कल पढ़ेंगे।